Assalamu alaikum. I am Ahmed Ali Naqvi and you are watching World in Focus. नाज़रीन, आज के दिन चूँकि 28 ऑफ में है, यौम तकबीर है, तो इस डे के हवाले से पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डे है, इसके हवाले से आज की इस एपिसोड में हम इसको एनालाइज़ करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। इनमें सबसे पहला कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करेंगे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ, सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कब से हुआ और फिर न्यूक्लियर वेपन में कब ट्रांसलेट हुआ। तो इसके ऊपर शॉर्ट से एक एवोल्यूशन की बात करेंगे, बट मेन डिस्कशन वुड बी ऑन मेकिंग असेसमेंट कि सिंस वी हैव डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसके वजह से हमारी जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, फॉरेन पॉलिसी और सिक्योरिटी के जो डायनामिक्स हैं, उन पे क्या असर पड़ा है, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी और क्या एक्चुअल में हुआ है, एंड व्हाट लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम दोज लास्ट 26 ईयर्स, ताकि हम फ्यूचर में अपनी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। तो सबसे पहले नाज़रीन स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड के ऊपर कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम की ओरिजिन कहाँ पे है। तो नाज़रीन, अगर पाकिस्तान चूँकि 1957 में बनता है और उसके कुछ अरसे बाद ही हम जानते हैं कि देयर इज़ अ कोल्ड वॉर बिटवीन द टू ग्लोबल पावर्स यूएस एंड सोवियत यूनियन। और उस कोल्ड वॉर के एनवायरनमेंट में यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट जब आते हैं आइजनहावर 1953 में, तो वो अपनी एक ग्लोबल पॉलिसी इनिशिएट करते हैं जिसको हम कहते हैं एटम्स फॉर पीस पॉलिसी। एंड इन दैट एटम्स फॉर पीस पॉलिसी यूएस सपोर्ट्स allies अराउंड द वर्ल्ड जो कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को सिविलियन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। यूएस प्रोवाइड सपोर्ट टू देम। So Pakistan, among many other US allies, have started civil nuclear program in 1956 जब पाकिस्तान ने पहली बुनियाद रखी पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। और उस पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की जो बुनियाद रखी गई, उसका बुनियादी पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, जो एटॉमिक टेक्नोलॉजी है, उसको सिविलियन पर्पज़ के लिए, इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए यूज़ किया जा सके। तो हमारा सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम तो स्टार्ट हो जाता है 1956 में एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज गिवन टू पाकिस्तान बाय कनाडा, और कराची में, जिसको हम जानते हैं कैनेप के नाम से, इंस्टॉल किया गया कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के हिसाब से। और उसके बाद ऑब्वियसली उसके बाद एक फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ। बट सिंस 1970s जब हम देखते हैं कि पाकिस्तान आफ्टर इंडिया टेस्टेड न्यूक्लियर वेपन्स इन 1974, जब हमारे पास रिपोर्ट थी और हमने उसको काउंटर करने के लिए व्हेन पाकिस्तान इनिशिएटेड इट्स ओन न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम इन 1972, जिसके हवाले से मुल्तान मीटिंग इज कंसिडर्ड टू बी अ ब्रेक थ्रू। उसके बाद से जो फ्रांस से किया गया एग्रीमेंट था, वो न्यूक्लियर पावर प्लांट पाकिस्तान को नहीं मिला। बट 1970s इज़ द टाइम, अर्ली 70s इज़ द टाइम जब पाकिस्तान का सिविल प्रोग्राम तो कंटिन्यू रहा, बट इन एडिशन टू दैट वी आल्सो स्टार्टेड न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। और हम जानते हैं कि जो रिपोर्ट्स ये कहती हैं दैट पाकिस्तान अल्टीमेटली मेड इट्स फर्स्ट कोल्ड टेस्ट इन 1980s, और 1984 के अंदर पाकिस्तान मेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, कोल्ड न्यूक्लियर टेस्ट, लेबॉरेटरी न्यूक्लियर टेस्ट। एंड बट ऑब्वियसली हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कंटिन्यू था उसके बाद भी जाके। बट वी वर अ डिफेक्टो न्यूक्लियर स्टेट इन 1980s and early 90s. However, when India tested its nuclear weapons again in 1998, मई 1998 में 11 मई और 13 मई को, तो उसके रिस्पॉन्स में देन पाकिस्तान कंडक्टेड इट्स ओन न्यूक्लियर टेस्ट। हमने 7 न्यूक्लियर टेस्ट किए जो कि 28 मई को पहले 5 टेस्ट किए गए, जिस डे को हम आज भी यौम तकबीर जो है वो मानते हैं। नाज़रीन, अब ये जो न्यूक्लियर वेपन बनाने का सफ़र था, ऑब्वियसली वो ख़त्म नहीं होता। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ एडवांस होती रहती हैं, क्वांटिटीज़ टेक्नोलॉजी एडवांस होती रहती हैं। बट आज की डिस्कशन में हम इस पे बात नहीं करेंगे। हम आज इस पे बात करेंगे कि हमने न्यूक्लियर वेपन्स एक्वायर कर लिए, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है, बट हैव वी अचीव्ड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। नाज़रीन, न्यूक्लियर वेपन्स का किसी भी मुल्क के लिए जो ऑब्जेक्टिव होता है वो डिटरेंस को इस्टेब्लिश करना होता है, ताकि उसके जो एनिमीज़ हैं वो उसको जो है वो हार्म ना कर सकें। बट हम देखते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स की जो डिटरेंस कैपेबिलिटीज़ हैं हिस्टोरिकली, वो बड़ी चैलेंज होती रही हैं। दे हैव बीन क्वेश्चन, दे हैव बीन चैलेंज नॉट ओनली एकेडमिकली बट एक्चुअली एज वेल। हम जानते हैं कि सोवियत यूनियन व्हेन इट इम्प्लोडेड, तो उस वक्त इट हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल, बट दोज आर्सेनल डिड नॉट स्टॉप द इकोनॉमिक मेल्टडाउन ऑफ द सोवियत यूनियन नॉर द डिसइंटीग्रेशन विद इन द सोवियत यूनियन। उसको नहीं रोक सकेगा। Americans had at one point of time one of the world's largest nuclear weapons, but then they suffered more than 70,000 of their soldiers got killed in Vietnam, and Americans faced one of the worst humiliating defeats in its history in Vietnam. So nuclear weapons जो हैं, obviously India की बात करें तो India had nuclear weapons, but India faced such a kind of insurgency in Kashmir at the hands of Kashmiris, जो कि again India के लिए एक बड़ा nuclear weapons do they solve all the problems? Obviously not. They do not even solve all the security problems of states. They do solve some of the problems. क्वेश्चन इज़ कि 26 साल पहले जब हमने न्यूक्लियर वेपन बना लिए थे, उसके बाद से हमारी सिक्योरिटी एनहांस हुई है या कम हुई है?
Yes, nuclear weapons have effectively deterred the major war between Pakistan and India or major Indian attempts to occupy any Pakistan's territory, including Azad Jammu and Kashmir. However, have it warded off all kind of threats? The answer is no. हम जानते हैं कि पिछले 2 डेकेड से ज़्यादा अरसे से पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिज्म बड़ा हाईलाइट हुआ एंड मोर पाकिस्तानीज हैव बीन किल्ड बाय द टेररिस्ट आउटफिट्स देन बाय इंडिया इन इट्स वॉर्स 71 हो या 65 की वॉर हो कंबाइंड वॉर्स को भी कर लें बट मोर पीपल हैव बीन किल्ड इन द लास्ट 2 डेकेड्स एट द हैंड्स ऑफ टेररिस्ट्स so nuclear weapons can be effective against Indian deterrence against India as a deterrence, but are they effective against terrorism? Obviously not. Which brings us to this conclusion that nuclear weapons can be effective deterrence against states, but to deal with the non-conventional security threats, insurgency बलूचिस्तान की हो, separatism बलूचिस्तान का हो, या पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो, या पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म का थ्रेट हो, इन तमाम मामलात को डील करने के लिए आपको न्यूक्लियर डिटेरेंस से ज़्यादा आपको कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज की ज़रूरत पड़ती है. So I'm not belittling the importance of nuclear weapons on this day, but what I'm saying is that besides nuclear deterrence, the other forms of securities, the other conventional threats जो हैं, जो nuclear weapons के बजाय conventional capabilities से solve होते हैं, वो भी equally important होते हैं. Unfortunately, हमारा nuclear deterrence तो effective रहा, but जो non-nuclear deterrence against such kind of threats है, वो बड़ा weak रहा. हम जानते हैं कि पिछले 20 सालों से ना ही हम बलूचिस्तान इंसर्जेंसी को मैनेज कर सके, ना ही टेररिज्म को fully root out कर सके. We have been able to reduce the intensity of terrorism, but we have not been able to end it. So therefore, it is believed कि nuclear weapons की जो debate है, that is a debate, but it brings us to a question, once we achieve this objective, what next? तो लास्ट 26 सालों में हमारी अपनी कन्वेंशनल मिलिट्रीज को स्ट्रांग करने का जो एक होना चाहिए था विजन होना चाहिए था वी हैव फेल्ड टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव एंड वी नाउ नीड टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर सो दिस डे रिमाइंड्स अस दैट nuclear weapons is effective. It has deterred India from any wars, but it is not effective against terrorism, which needs a separate kind of set of capabilities that are needed. Besides that, there is a separate aspect. हम जानते हैं कि nuclear weapons against से बात करेंगे effective deterrence है, but have nuclear weapons been able to solve people's problems, people's economic problems और Pakistan's economic problems? जो ह्यूमन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स हैं, क्या वो एस्पेक्ट सॉल्व हुए? द आंसर इज नो. पाकिस्तान हैज़ पेड वेरी हैवी प्राइस फॉर कीपिंग इट्स मिलिट्री एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज stronger because उसको जो हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटी स्ट्रांग नहीं है दे वर मोस्टली एट द कास्ट ऑफ पॉलिसीज टुवर्ड्स इंटरनल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इंटरनल ह्यूमन सिक्योरिटी ऑफ इट्स पीपल. और हम उस वाले से जानते हैं कि पाकिस्तान आज भी इकोनॉमिकली नियर टू डिफ़ॉल्ट है. हमारे यहाँ पॉवर्टी इज़ वर्स, इन्फ्लेशन 40% तक गई, अब हम जाके उसको लेस देन 20% करने में कामयाब हुए हैं, बट इट्स अ शॉर्ट टर्म गेन. करेंसी हमारी किस हद तक डिवैल्यू हो चुकी है. हमारा सरप्लस जो डेफिसिट्स हैं, ट्विन डेफिसिट्स, चाहे वो करंट अकाउंट हो या डेफिसिट दूसरे हों, दे आर पैथेटिक. अगर हम टैक्स टू जीडीपी रेशियो करें ऑलमोस्ट 9% है, विच इज़ वेरी लो. अब टैक्स कल्चर नहीं है, लॉट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. उन तमाम और ऑब्वियसली बिगेस्ट प्रॉब्लम आजकल जो फेस करना पड़ रहा है वो क्लाइमेट चेंज का है. क्या न्यूक्लियर वेपन्स कैन बी इफेक्टिव डिटरेंस टू काउंटर ऑल दोज थ्रेट्स? आंसर इज नो. So when we developed nuclear weapons in 1998, that should have given us some cushion on nuclear front, on security front, and that cushion could have been used to develop economy of Pakistan. Unfortunately, Pakistan's policy makers, Pakistan's decision makers, जो पाकिस्तान की powers हैं जो decision करती हैं, they have failed to capitalize on that nuclear deterrence effectiveness to ensure traditional security and focus on the geo-economic aspect of the state. Because हम जानते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, that Soviet Union imploded primarily because of the economic reasons. पाकिस्तान के अंदर भी सेपरेटिस्ट एलिमेंट टेररिज्म बहुत स्ट्रांग हुआ. पाकिस्तान के अंदर भी इकोनॉमिक फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हैं. हम देखते हैं कि केपी इज़ इन कन्फ्रंटेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट. बलूचिस्तान हैज़ ऑलवेज बीन इन कन्फ्रंटेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट, और उनकी बुनियादी वजह उनके इकोनॉमिक राइट्स हैं. और वो इकोनॉमिक राइट्स अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, खाली न्यूक्लियर की बुनियाद पे हम इंटरनल कोहेजन को इंश्योर करने की कोशिश करेंगे, तो शायद ऐसा नहीं होगा. सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन द इफेक्टिवनेस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स. तो हम अगर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की बात करें पाकिस्तान की, येस इट गेव पाकिस्तान सम सेंस ऑफ सिक्योरिटी, बट इट डज नॉट kind of remove the existential threats that Pakistan faces. Pakistan might no longer have the threat of explosion, but Pakistan does have the threat of implosion. And unfortunately, nuclear deterrence is not a good deterrence against the internal implosion threats.
सो टू कंक्लूड नाज़रीन, हम कह सकते हैं कि भुट्टो साहब ने जब न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था तो उनको पता था इकोनॉमिक कॉस्ट का, इसीलिए उन्होंने कहा था वी विल ईट ग्रास बट विल मेक द बॉम्ब. But the question is that he should have known, the current policymaker should have known that by eating grass and keeping nuclear weapons does not make states survive. The states have to make sure that they have the bomb, but at the same time, their people don't need to eat grass because eating grass would not satisfy people, and therefore their loyalty to the state would be questioned and challenged. Thank you so much, Nazim, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.